हम लोग पिछले कल बसोली पहुंचे थे और लगातार बसोली महोत्सव को लेकर सब अपडेट आप तक पहुंचा रहे हैं। लेकिन बसोली का इतिहास क्या है, कौन इसका निर्माता है और कैसे आज के समय में बसोली एक नई पहचान जो है दुनिया भर में बना चुका है, ये आज हम आप तक पूरी जो है इसकी कहानी, किस तरह से जो है यहाँ राजा रहे, कैसे समय समय पर जो है बसोली का निर्माण हुआ, पूरी जानकारी लेने के लिए हमारे साथ बातचीत करने के लिए शिव कुमार पादा जी हैं। एक पूर्व लेक्चरर भी रह चुके हैं। 1500 से अधिक इनके जो है आर्टिकल्स अलग अलग न्यूज़पेपर में या वेबसाइट पर देखने को मिले हैं। इसके साथ ही सोशल एक्टिविस्ट हैं और लगातार जो है अध्ययन करते रहते हैं, रिसर्च करते रहते हैं। लेकिन बसोली को लेकर इन्होंने काफी अच्छे से जो है अध्ययन किया है, इसलिए हमने अच्छा समझा कि इनसे बात की जाए और सही जानकारी तथ्यों के साथ और कैसे जो है बसोली की नई पहचान दुनिया भर में बनी है, पूरी जानकारी इनसे लेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बसोली उत्सव चल रहा है, लेकिन बसोली का इतिहास भी दुनिया भर में पहुंचाना बहुत जरूरी है। तो सबसे पहले जानना चाहूंगा कि बसोली के निर्माता कौन रहे, क्या इसका इतिहास है? देखिए, मैं अपनी बात शुरू करने से पहले एक किसी फिल्मी गाने का एक मुखड़ा था, घूंघट की आड़ में दिलबर का दीदार अधूरा रहता है, जब तक ना पड़े आशिक की नजर श्रृंगार अधूरा रहता है। बसोली को अगर आप देखें, ये शुरू से ही बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही प्यारी और बहुत सी एक जिसको संस्कारों से सुसज्जित एक भूमि थी। बिल्कुल। और ये वो भूमि थी कि जिसके ऊपर कौरव या अपने पांडव वंशीज जो थे, सूर्यवंशी, उन्होंने इसके ऊपर 2000 साल तक राज किया और हर सुख संपदा से, हर लिहाज से ये संपन्न थे। ये चित्रकला में, आयुर्वेदा में, मूर्तिकला में, अपना जिसको कहते हैं कि ज्योतिष में, पंडित्याय में, हकीम, वैद्य, यहाँ के ये नवरत्नों में शामिल किए जाते थे। हमारे जितने भी वो अपने दरबार हुआ करते थे पाल राजाओं के। तो मैं अपनी बात शुरू करना चाहूंगा कि देखिए, बसोली का कुछ ऐसा इतिहास था कि जिसके बारे में कोई पता नहीं लग रहा था। इसका जो जिसको कहते हैं मुवर्रख, जो तारीखदान होता है, वो कौन है, ये कहां से चला। तो मेरी शुरू से ही एक कोशिश थी कि मैं इस खोज में जाऊं कि मैं जहां रहता हूं, अगर मुझे उस जगह का पता ना हो, उस नगर का पता ना हो, उसकी मुझे जिसको कहते हैं संपदा है, ऐतिहासिक संपदा है, परंपरा है, अगर मैं वो ना जानूं तो समझ लीजिए मैं तो किसी दूसरे ग्रह से आया हुआ एक प्राणी हूं। बिल्कुल। तो फिर मैंने कोशिश की, मैंने अध्ययन किया, जो काफी बड़ी उम्र के लोग थे उनके साथ मैंने साक्षात्कार किया और ये समझे जाते थे जो कि जिनकी राजमहल में आने जाने का उनका लगा रहता था, उनकी पहुंच थी। दूसरा, कुछ पुस्तकें थी जो मैंने पढ़ी। एक तो ठाकुर कान सिंह बलौरिया जी थे, जो बसोली के रहने वाले थे, उन्होंने भी तारीख राजपूतान लिखी थी। उसके बाद नरसिंहनाथ नरगिस जी ने भी लिखी थी। फिर तारीख राजपूतान जदीद एक और किताब थी जिसका मैंने अध्ययन किया। और उसके बाद हमारे मुल्खराज आनंद जी हैं, और उसके बाद थे अपने क्या नाम, 2-3 और मैं आपको उसे लेखकों के नाम बताऊंगा, उन्होंने इंग्लिश में इसका संपादन किया हुआ है। तो वहां से लेकर और कुछ अपनी कोशिश करके डाटा जो था, जो मैन्युस्क्रिप्ट जिनको पांडुलिपियां कहते हैं, उनको देखकर तो मैंने कोशिश की कि बसोली को भी, जो कि इतनी जिसकी अपनी परंपरा रही है, एक धनाढ्य रहे हैं ये लोग, जिनका अपना नाम है, तो ये तो हमारे बसोली के 4 किलोमीटर के अंदर ही जो है वो जानी जाती है, इसको क्यों ना हम हवा दें। तो 2007 में मेरी रिटायरमेंट हुई, तो मैंने ये संकल्प किया कि मैं बसोली की चित्रकला को विश्व पटल पे रखूंगा। तब से ही मैंने अपने तौर पर जर्नलिज्म सीखना शुरू किया। मैंने कहीं से कोई ट्रेनिंग नहीं ली यूनिवर्सिटी में, लेकिन अपने तौर पर किया। फिर मैंने कुछ सोचा कि अब क्यों ना मैं ऐसी बात लिखूं जिसको हर बंदा पढ़े, उसको पता लगे कि मैं क्या हूं। बिल्कुल।
क्योंकि मैंने एक बात पढ़ी थी कि भाई शेरों का एक बच्चा जो बकरियों के बीच बैठा था, वो चलता था, मिमियाता था, तो वो एक बार पानी पी रहा था, वहां से एक शेर आया। उस शेर ने देखा कि इन बकरियों के बीच एक शेर का बच्चा भी पानी पी रहा है, तो उसने उसको बुलाया, उसने इधर आ भाई, तू नहीं जाता, तो किस प्रजाति का है? तो उसने कहा देख मेरी तरफ। उसने उसको देखा, फिर उसने देखा साया, और ज्यों उसको पता लगा कि मेरी प्रजाति भेड़े नहीं है, मेरी प्रजाति शेर है, तो उसी वक्त वो दौड़ा और चला गया। तो मैं साक्षात्कार कराना चाहता हूं, मैंने अपनी पुस्तक में शुरू में लिखा है कि आप कौन हैं, आप डोगरे हैं, आपके वंशज कौन थे, आपके बुजुर्ग कौन थे, आपके एंसेस्टर्स कौन थे, आपको उनके ऊपर गर्व क्यों नहीं है? तो ये मेरी सारी बात है। मैं आता हूं आपको बसोली की। देखिए, सबसे पहले ये बताऊंगा कि बसोली के जो राजा थे वो पालवंशी थे, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी थे, और उनका जो कहते हैं, उनका जो क्लैन है, जिसको वो वंशावली कहते हैं, वो हमारे अभिमन्यु जो थे उनके बेटे थे अपने परीक्षित। परीक्षित के बाद आए जन्मजय, और वहां से लेकर नीचे तक आते हैं ये पाल जो थे, ये पाल डायनेस्टी चंद्रवंशी चलती आ रही थी। और ये 765 एडी में कुल्लू के राजा, जिनको जो बसोली में आए, इनको कहते हैं तोमर राजपूत थे ये। वो जब वो भ्रमण करते करते आए तो सबसे पहले वो बिलावर पहुंचे। तो बिलावर को देखा उन्होंने कि एक अच्छा सा छोटा सा प्लेटू, जिसको कहते हैं हम उभरी हुई भूमि, एक तरफ नाज, दूसरी तरफ पीनी, और पीछे उसके कुछ फॉरेस्ट था। तो वहां उन्होंने आकर देखा, अपना डेरा जमाया, उन्होंने उसको आबाद किया। और चूंकि वहां बिल्लों के ज्यादा दरख्त थे, बिल्लू पत्र जिसको कहते हैं, तो उन्होंने देखा कि जहां बिल्लू पत्र भी हैं, ये क्यों है? फिर उनको पता चला कि वहां एक शिव जी का एक मंदिर है, शिवालय भी है, और वो शिवालय जो है वो पांडवों ने जहां बनवाया था। तो उनकी रुचि बिलावर में बहुत बढ़ गई। तो उन्होंने कहा कि ये ऐसी जगह है जहां मेरे पूर्वजों ने एक मंदिर बनाया हो, तो मुझे क्यों ना जहां ठहरना चाहिए। तो वहां उन्होंने बिलावर की राजधानी का शिलान्यास किया। और उसके बाद आपको पता है कि जहां कोई रहना शुरू कर दे, वहां उनकी एक मैट्रिमोनियल रिलेशन शुरू हो गई, एक दूसरे के साथ आना जाना शुरू हो गया। और वहां ही उनके जो आगे बच्चे थे, उन्होंने वहां शादियां की। शादियां करने के बाद उनकी जो औलाद निकली, उनको बिलौरिया कहा जाने लगा, वो बिलौरिया थे। उसके बाद काफी जो राजा थे, उनके नाम तो मैंने 50 नाम हैं, वो मैंने अपनी पुस्तक के बीच दर्ज किए हुए हैं। तो वहां ही उनके एक राजे थे, वो वहां चले गए पार, उसके बीनी के पार, उज्ज के पार एक जगह थी, वहां उन्होंने जाकर एक अपना नगर बसाया। और वहां से जो लोग हुए उनको नाम सोमबड़िया नाम पड़ा, ये सोमबड़ी वहां से कराने लगे। तो चलते चलते उन्होंने देखा कि बिलावर जो था उनके लिए कोई अच्छा स्थान महसूस नहीं हुआ। उन्होंने अच्छा नहीं समझा कि इतना रहने योग्य नहीं है। एक तरफ दरिया था, दो तरफ दरिया था, पिछली तरफ पहाड़ थे। तो वहां से उनके 8वीं पुस्तक जो शकिया भाई थे, उनमें से एक भाई मान शकिया, वो वहां से चलता चलता महानपुर के पास, जिसका आज नाम महानपुर है, एक गांव के पास पहुंचा। उसने वहां जाकर अपना डेरा जमा लिया। तो मान शकिया के नाम पर उस गांव का नाम महानपुर पड़ा। वहां वो काफी देर रहा, लेकिन उसको मजा नहीं आया, क्योंकि जितनी भी तहजीबें हैं वो पली हैं दरियाओं के किनारे पली हैं, रिवर्स के किनारे, चाहे गंगा हो, जमुना हो, रावी हो। तो मैं आपको ये बात बताऊं कि रावी भी जो है ना एक ऐतिहासिक है, इसको पोर्शनी कहते हैं। इसके ऊपर भी जितने भी शहर हैं वो सारे हिस्टोरिक हैं। चाहे आप चंबा ले लीजिए, बसोली लीजिए, उसके बाद वो अपना लाहौर ले लीजिए, ये सारे के सारे जो शहर हैं ये वो थे। तो वहां उन्होंने देखा कि जहां भी उनको मजा नहीं आया। फिर वो आहिस्ता आहिस्ता चलते चलते बसोली की तरफ राघव हुए। बसोली में आकर उन्होंने डेरा डाला। आज से जो नगर है, इस नगर के नीचे कोई 1-1.5 किलोमीटर नीचे बिल्कुल रावी नदी दरिया जो था इसके किनारे, वहां वो रहे। वहां उन्होंने अपने छोटे छोटे महल बनाए और काफी देर रहते थे। लेकिन वहां उनको एक डर सताता था
क्योंकि उन दोनों महाराजा नूरपुर और राजा चंबा जो आए दिन उनके ऊपर आक्रमण करते थे। उन्होंने समझा ये बड़ी अच्छी बात नहीं है, तो उतनी देर चलो वो नहीं बनवा सके। उनके अवशेष अब भी वहां वाक़या थे, लेकिन पानी में जलमग्न होने के बाद उनके अवशेष जो है वो खत्म हो चुके हैं। उनके बाद उनके जो आगे जो उनकी संतानें हुई, उनमें राजा दौलतपाल आए। राजा दौलतपाल में बसोली में उन्होंने राज किया। और दौलतपाल के ऐसे राजा हुए हैं जिनको बाग लगाने का बहुत शौक था। उनकी जिसको कहते हैं ना, ये सौंदर्य बहुत ज्यादा था, ऑस्थेटिक सेंस उसकी बहुत ज्यादा थी। तो वो हमेशा भ्रमण पे रहते थे। कुछ दिन वो वहां बनी में गुजारते थे, कुछ दिन वो हट में गुजारते थे, और कुछ दिन वो यहां रहते थे। और जहां जहां वो रहे उन्होंने वहां चौगान बनाए, जिसको बारादरी कहते हैं। बारादरी को कहते हैं ए स्ट्रेच ऑफ ग्रीन लैंड, एक सब्ज का, एक सब्ज घास से सब्ज दिखने वाला एक भूमि का एक खंड। तो इसी तरीके से उन्होंने पनियालग में रहे, बनी में रहे, हट में भी अगर आप जाएंगे कि बनी हट का चौगान है, उसको भी बारादरी कहते हैं। और वो बसोली में जो हमारा चौगान है, इसको भी बारादरी कहते हैं, क्योंकि दिस इज क्वाइट इन द हार्ट ऑफ द सिटी। इसलिए होता था कि ताकि उनके जो दरबार हैं लोगों के साथ वो लग सके। तो दौलतपाल जी ने हट में आमों का एक बहुत बड़ा बाग लगाया, और आज भी उनका एक आम है वो बहुत मशहूर है, जो दूसरे इलाकों को जाते हैं, उसका नाम है लड्डू। हट का लड्डू आम जो है बहुत मशहूर था। तो चलते चलते दौलतपाल जी का अगला बेटा हुआ किशनपाल। किशनपाल ने फिर बसोली के ऊपर राज किया। किशनपाल जो समकालिक थे जहांगीर के, क्योंकि शुरू से ही हमारे बसोली के पाल वंशज राजा जो थे, इनका आना जाना जो था वो मुगल दरबार में रहता था। तो एक बार, जैसे कि हमारा इतिहास कहता है कि जहांगीर और नूरजहां ये दोनों नूरपुर में आकर ठहरे हुए थे, जहां आकर ये अखेट करते थे, यहां शिकार करते थे। तो जब वो नूरपुर में आते थे तो पहाड़ी राजा जो थे वो अपना नजराना पेश करने के लिए मुगल बादशाह के पास जाते थे। जो भी होता था नजराना इन कैश और काइन उनको देते थे। तो हमारे राजा किशनपाल भी चले गए। तो जब वो शिकार कर रहे थे तो शिकार करते वक्त हर एक व्यक्ति अपने अपने मचान पे था। इतने में एक आदमखेर शेर आया, आदमखोर, उसने झपटा जो लगाया वो जहांगीर के ऊपर लगाया। तो किशनपाल जी देख रहे थे, क्योंकि हमारे बहुत ताकतवर शक्तिशाली राजा हुए हैं। तो उन्होंने बगैर अपना समय खोते हुए अपना भाला निकाला और उस शेर के ऊपर कूद पड़े और जाकर उसको मार दिया। ये देखकर नूरजहां बहुत खुश हुई। उसने कहा ये तो देखो मेरे पति की जान बचा दी। तो सबसे पहले उन्होंने उसको नाम दिया शीर कुमार। शीर मीन्स शेर को कहते हैं। शेर को मारने वाला उसका नाम तखल्लुस, जिसको उपाधि दी उसका नाम शीर कुमार। तो उन्होंने कहा कि मैं तुमसे बहुत खुश हूं, तुम्हारा आगे आने वाला जितना भी कुंबा होगा, क्लैन होगा, आपके वंशज होंगे, उनको मुगल दरबार में खुली छूट होगी, वो बिला झिझक बिला रोक टोक वो वहां आ सकते हैं। उसके बाद कृष्णपाल जी का उन्होंने जो काम किया था बहादुर था, उससे दरवाजे खुल गए दिल्ली में, मुगल दरबार में। उनके बाद उनका बेटा राजा भूपतपाल 1635 में उन्होंने देखा कि ये जो हमारा इस वक्त जो हमारी राजधानी बसोली है, शहर है, वो बिल्कुल नीचे दरिया के ऊपर था। तो ये हमारे किसी लिहाज से वो नहीं है, सिक्योर नहीं है, सुरक्षित नहीं है। तो वहां उन्होंने 2.5 फरलांग, एज पर द हिस्ट्री रिकॉर्ड, 2.5-3 फरलांग ऊपर आकर उन्होंने इस जगह को साफ किया। और जहां जो आज का जो जिसको कहते हैं जो बसोली नगर है, इसकी उन्होंने नेम 1635 में डाली। और ये कहा जाता है, जैसे कि इतिहास गवाह है, ये कद और बुतन में इतने लंबे थे, शक्ति में इतने बड़े थे कि रोजाना ये एक बकरा 16 सेर चावल
और उनकी बहुत ज्यादा खुराक थी, वो खाते थे। अच्छा। और उनके बीच इतना वो दम था, इतनी ताकत थी कि अगर एक कॉइन उनके हाथ में दिया जाता था तो उसके ऊपर जो लिखा हुआ होता था, जो ग्रेव्ड, तो उसको वो रब कर देते थे, वो बिल्कुल समझ आ जाता था। शक्तिशाली थे। हाँ। और आज भी मेरे पास, मैंने तो फोटो रखे हैं, एक बसोली के नीचे दरिया के किनारे की बहुत बड़ी गुफा थी प्राकृतिक, जो कि बड़ी चट्टान के बीच बनाई हुई थी। तो उसके अंदर भी उनका एक आदम का वो चिजल आउट करके बनाया हुआ था। उसके बीच 2-3 कमरे थे, एक में शिवालय था, बैठने की जगह थी, बहुत सुंदर था। लेकिन हमारी बदकिस्मती कि अपना रंजीत सागर डैम का जो पानी आया उसमें वो सारे जलमग्न हो गए। लेकिन अगर उस वक्त उसकी वीडियोग्राफी की होती तो आज जो हमारी संपदा पानी में जलमग्न हो गई है, आज हम उससे वंचित ना होते। तो राजा भूपतपाल ने बसोली का बनाया और उन्होंने इस महल का शिलान्यास रखा। ये महल जो है, ये जिसको वास्तुकला से, आर्किटेक्चरल पॉइंट ऑफ व्यू से ये सबसे उत्तम माना जाता था। इसकी जो शिल्पकारी, इसकी जो वास्तुशिल्पी ये थे, उनका नाम था विश्वकर्मा। ये विश्वकर्मा जी ने इसका पूरा जो चित्रण किया था वो उन्होंने किया। ये नहीं कहता कि वो वाले विश्वकर्मा थे, लेकिन जो इनके इंजीनियर थे उनका नाम विश्वकर्मा था। उन्हीं के नाम पे इसका नाम विश्वस्थली पड़ा। तो उस वक्त जो बड़ा आलीशान महल था, लेकिन मैं नहीं कह सकता कि ये एक बार ही उन्होंने सारा का सारा महल जो आज हमें दिखाई देता है एक बार नहीं बनाया। ज्यों ज्यों उनके अपने आगे वंशज आते गए, उन्होंने इस महल में वृद्धि की, एक्सटेंड किया इसको। जैसे राजा विजयपाल आए, राजा महेंद्रपाल आए, उन्होंने क्या किया, इसके बीच रंग महल बनाया, शीश महल बनाया, और उसके अंदर म्यूरल पेंटिंग्स। म्यूरल पेंटिंग का मतलब होता है कमरे के अंदर दीवारों पर, छतों पर पेंटिंग्स उन्होंने बनाई। और उन पेंटिंग्स का जो थीम था, दैट वाज इरोटिक। काम शास्त्र पे थे फोटो, कोक शास्त्र पे फोटो थे, और वासनात्मक जो थीम था उसके ऊपर बनाए। और इतिहास के अनुसार यूरोप के और दूसरे देशों के जो हमारे यहाँ पर्यटक आते थे, उन्होंने अपना जो यात्रा विवरण, जिसको हम ट्रेवलॉग कहते हैं, उन्होंने इन महलों के बीच जो चित्रकारी थी उसका भरपूर उसका वर्णन किया हुआ है, जो आज भी जो हमारी दूसरी कंट्रीज हैं उनके जो संग्रहालय हैं वहां ये मिलता है। तो भूपतपाल जी जो थे, चूंकि उनके पिता कृष्णपाल जी का वहां आना जाना होता था, तो भूपतपाल जी भी एक बार मुगल सम्राट राजा अपना शाहजहां के दरबार में चले गए। तो वहां क्या हुआ कि राजा जगत सिंह जो था नूरपुर का, चूंकि बसोली और नूरपुर की जो सीमाएं थी आपस में लगती थी, उनमें आपस में झगड़ा होता रहता था, तो उनमें कुछ शत्रुता थी। तो जब वो मुगल दरबार के अंदर पहुंचे तो राजा जगत सिंह ने उनको एक दिखावे के लिए, उनका जो वेलकम करने के लिए, स्वागत करने के लिए, उनको उन्होंने जोर से पकड़ा। तो हमारे भूपतपाल जो थे वो बहुत लंबे थे, और उन्होंने इस तरीके से उसको जकड़ा कि उसका सांस आना मुश्किल हो गया, ये बताने के लिए कि मेरी तुम्हारी शत्रुता है। मुख से कुछ ना बोले, लेकिन उन्होंने अपने जोर से बता दिया। तब से राजा जगत सिंह ने उनके ऊपर एक नजर रखी हुई कि मैं किसी न किसी दिन को इनको कारागार में डुलाऊंगा। तो वहां कारागार में उनको कोई ना कोई लांछन लगा के उनको लगा दिया। 12 साल वो वहां रहे, और उसके बाद किसी तरीके से वहां से वो आजाद हो गए। और जब आजाद हो गए, जितनी देर वो कारागार में थे, उतनी देर जहां सिख जो थी, अपनी फौजें थी, उन्होंने हमारे इस महल को कब्जा करके रखा। और जब वो वहां से निकल के आए तो वो सुकराला माता का जो जंगल है वो वहां चले गए, वहां फिरते रहे। एक दिन उनका जूता जो था वो टूट गया, तो उसकी मरम्मत कराने के लिए वो एक मोची के पास गए। मोची ने देखा कि इतने साइज का जूता तो किसी कोई पहनता नहीं, कहते हैं बसोली के राजा पहनते थे। तो उसने उसको इतनी हवा दी कि जो न्यूज थी, इट स्प्रेड लाइक ए वाइल्ड फायर, बसोली में भी आ गई। तो बसोली के बंदूकची, क्योंकि उन दिनों
रेगुलर आर्मी नहीं होती थी, जो लोकल बंदूकची गनमैन होते थे वही रखे होते थे। तो काफी लोग बसोली के गए और उन्होंने वहां उनको सुकराला से वहां लाए और बसोली के महलों को जो हमारे सिख जो सिपाही थे उनसे उसको खाली करवा दिया। रहे वो, दोबारा उनको वहां बुलाया गया। जब वो दूसरी बार गए तो उसको तो वो थी, चिढ़ थी कि जो दोबारा बच के आ गया। तो वहां एक कत्ल हुआ। कत्ल किसका हुआ? जो मुगल दरबार का कोई एक उनका ऑफिसर था, उसका नाम था भूपत खान। उसने किसी को मारा। मारने के बाद वो फरार हो गया। तो राजा जगत सिंह जो था उसकी पहुंच बहुत ज्यादा थी, तो उसने ये लांछन लगाया कि ये भूपत खान ने, भूपत पाल ने इसको मारा है। तो उसको फिर कारावास में डाल दिया गया। तो वहां उनकी मौत हो गई। राजा को जब पता लगा कि इसके ऊपर बिल्कुल फैब्रिकेटेड केस था भूपत पाल के ऊपर, तो बनाया था राजा जगत सिंह ने, तो उसने राजा जगत सिंह को बुलाया और उसका छोटा भाई था पौ सिंह। पौ सिंह जो था उसने वहां एक शादियां करके मुगल में, तो उसने इस्लाम को कबूल किया हुआ था। उसने उन दोनों को षड्यंत्र के सजा देने के लिए नॉर्थ में अफगानिस्तान वाले भेज दिया। वहां जाकर बड़ा एक बर्फ का तोदा उनके ऊपर गिरा और वो वहां मर गए। उनका छोटा बेटा जो था उसका नाम था संग्राम पाल। संग्राम पाल 14 साल की उम्र में वो तख्त पे बैठा। कहा जाता है कि उनकी इतनी देवी, उसकी सुंदरता थी कि पृथ्वी के ऊपर ऐसा सुंदर व्यक्ति कोई नहीं था। उनको लोग देखते ही निहार थे। ये अतिशोक्ति होगी कि यहां तक कि देवता लोग भी आसमान से सोचते थे कि उनका एक दीदार मिल जाए। उनका राजकाज था बहुत अच्छा था। उनके राज के दरबार में नवरत्न हुआ करते थे। हर स्टेट ऑफ लाइफ से उनके बीच वो उन्होंने अपने दरबारी रखे थे। एक बार हमारे जम्मू के जोगी राजा भूपत पाल के दरबार में गए तो वहां वो कार के गाने लगे। कार के गाते गाते उन्होंने राजा संग्राम पाल की खूबसूरती का भी वर्णन किया। तो वहां चूंकि रेजिडेंट अफसर हुआ करते थे, तो रेजिडेंट ऑफिसर जो थे रामकोट के थे, उन्होंने पूछा जी क्या गा रहा है? उन्होंने कहा कि एक राजा है बसोली का, संग्राम पाल शहजादा है, उसकी खूबसूरती के बारे में बात कर रहे हैं। जिसको लोग देवता समझते हैं उसके याद में कभी चोरी चिकारी किसी का भी जुर्म नहीं होता। तो उसने कहा कि मां बताओ तो इसको देखना चाहते हैं। उन्होंने एक मैसेंजर भेजा बसोली में कि उसको मैं दावत देता हूं राजा संग्राम पाल को कि वो हमारे दरबार में आए। तो जब बसोली में पहुंचे तो लोग आग बबूला हो गए। उन्होंने कहा इसके बाप को तो पहले मारा, अब हो सकता है इसको मारना हो। तो लोग लामबंद हो गए, उन्होंने पूरे महल को घेर लिया। कुछ लोग तो आत्मदाह करने के लिए तैयार हो गए, लेकिन कुछ लोग जो थे सियाने उन्होंने मिलकर कहा कोई बात नहीं है, इनको जाने दो। और उनके साथ एक कंटिजेंट जो थी वो गनमैन की लगा दी, फिर इनको सेफ वहां ले जाओ। और ये कहते हैं कि ज्यों ही उन्होंने दरबार के अंदर उनके काम वो रखा तो जितने राजा थे जो खड़े हो गए, उनके मुंह जो थे वो खुले के खुले रह गए। बहुत हैरान हो गया ऐसी ब्यूटी को देखकर। तो शहनशाह भी कहने लगा कि मैंने ऐसी नहीं देखी। उसने कहा बैठो, सबसे पहले तो मैं तुम्हें देता हूं ये शाहपुर कंडी का इलाका। उन्होंने उसको दे दिया, पटे पे दे दिया। और साथ में कहा कि अगर तू ला वर्ल्ड विदाउट एनी इशू तेरी डेथ होती है तो तुम्हें मैं ये एक इजाजत देता हूं, तो अपनी मर्जी से किसी को भी अडॉप्ट कर सकता है, गोद में ले सकता है, अदरवाइज किसी को ये नहीं थी। तो उसकी खूबसूरती की बातें जब उनके हरम में पहुंची, जनाना खाना जिसको कहते हैं, तो रानी बेगम ने कहा कि हम भी तो पहाड़ी राजा उसको देखना चाहते हैं। राजा शहनशाह का बेटा जिसका नाम था, क्या नाम इसका, दारा शिकवा। दारा शिकवा बहुत एक अच्छा खुश मिजाज आदमी था। तो उसको कहा कि इसका होस्ट तू होगा। पूरा जो प्रोटोकॉल था वो दारा शिकवा को दे दिया कि इसके रहने सहने का पूरा इंतजाम। तो जब वहां से आवाज आई कि इस राजा को भेजो, तो चूंकि आपको पता है कि ये मुगल राजा जो होते थे या दूसरे हमारे मुस्लिम राजा जो हुआ करते थे, इनको शक बहुत हुआ करता था। इन्होंने कहा कि मैं इजाजत देता हूं, जाओ, लेकिन इसकी आंखों पे पट्टी बांध दो।
तो जब पट्टी बांध के अंदर भेजा गया तो रानी ने कहा कि हम नहीं देखना चाहते, इसको ले जाओ वापस। उन्होंने कहा क्यों? कहते हैं कि इंसान की, मर्द की जो खूबसूरती है उसकी आंखों में होती है। तो उन्होंने जाकर रिश्तेदारों से को मां बदौलत को कहा कि ऐसे ऐसे बातों, ने कहा इसकी पट्टी खोल दो। अब जी हुई उसकी पट्टी खोली तो रानियों ने जो भी भूषण पहने हुए थे वो सारे के सारे उसको दे दिए और माला माल कर दिए। तो वहां वो काफी देर रहा, अच्छे अच्छे आर्टिस्ट से मिला, और जब वो वापस आया तो कहते हैं कि घोड़े और खच्चरें जो हैं वो माल खजाने के साथ उसके साथ आई थी। इतना उस समय उन्होंने दिया। कई लोग कहते हैं कि बसोली चित्रकला के ऊपर मुगलों का असर है। ऐसा नहीं है। अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री, जब राजा भूपतपाल पहली बार गए थे तो वो अपने बाप दादा के चित्र बने हुए ले गए थे, और जब संग्रामपाल गए थे तो वो भी अपने बाप का फोटो लेकर गए थे। तो इसका मतलब है कि बसोली चित्रकला मुगल काल से भी पहले थी। ये मुगल काल की देन नहीं है, बल्कि मुगलों के लोगों को लाकर जहां इस कला को और उभारने की कोशिश की गई। तो वो जहां वापस आ गए, क्योंकि जो उनकी माता श्री थी वो किश्तवाड़ से थी, तो उन्होंने कहा कि इसकी शादी करनी है। तो शादी करने के लिए उनको बुला लिया। तो उसके बाद उनके घर में बेटा हुआ, बेटा नहीं हुआ, वो लावाल्द मर गए। उनके दो भाई थे, हिंदलपाल और कृपालपाल। हिंदलपाल को जब उसकी गद्दी पे बिठाया गया तब वो 5 साल कर सके, उसके बाद उनकी मृत्यु हो गई। फिर राजा कृपालपाल की बात आई, जिसको कहते हैं फाउंडर एंड मेंटर ऑफ द बसोली पेंटिंग्स। चूंकि उन्होंने शादी की हुई थी यहां इसमें रामकोट में, तो उनका आना जाना रहता था, तो वहां भी पेंटिंग शुरू हुई। तो लोग कहने लगे बसोली पेंटिंग का उनके ऊपर बहुत असर पड़ा। तो बसोली पेंटिंग उसी वक्त राइस पे चढ़ी, बहुत ज्यादा। उन्होंने गीता गोविंदा लिखवाया, उन्हीं के मौके में रसमंजरी लिखी गई, उन्हीं के मौके में 2 आयुर्वेदा के बड़े बड़े ग्रंथ लिखे गए। एक था जिसको कहते हैं सुश्रुता और एक था चरक। चरक आयुर्वेदा की ए बुक ऑफ ए ग्रंथ जिसको कहते हैं ग्रंथ ऑफ मेडिसिन्स, और सुश्रुता जो होती है दैट इज द साइंस ऑफ सर्जरी। ये उन्हीं के मौके में ये 2 ग्रंथ ये वो लिखेगी। तो ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि मैंने आपको पुस्तक दे दी है। उस पुस्तक का अध्ययन करके तो आप आगे अपने बोझ को इसमें अगर डोगरा शासक की बात करें तो उनका बसोली के लिए कितना योगदान अभी थोड़ी सी देर में, क्योंकि विषय बहुत लंबा है और उसमें कहते हैं कि गागर में सागर नहीं डाल सकता मैं। अपने विषय ऐसा चुना है। तो उसके बाद मैं शनि शनि कहूंगा, उनके बाद उनके बेटा आए धीरजपाल। धीरजपाल भी थोड़ी देर जी सके, और उनकी वो जहाँ क्या नाम माता अपले, तो वहां कुछ लड़ाई हुआ करती थी, वहां वो वीर गति को प्राप्त हो गए। उनके बाद उनका बेटा आया, उसका नाम था अमृतपाल जी। मैं 18वीं सदी की बात कर रहा हूं। तो 1702 में वो बहुत वो प्रेमी थे, सनातन के प्रेमी थे। उन्होंने ही लोगों को कहा कि आप 2 बार वंदना कीजिए, सुबह आप पाठ कीजिए और शाम को संध्या कीजिए। उन्होंने अनिवार्य किया कि लोगों को अपने मजहब के साथ, मजहब तो उन्होंने क्या था, अपने सनातन के साथ जुड़िए। और एक बड़े मजे की बात उन दिनों क्या हुई कि पंजाब में कुछ साजगार माहौल नहीं चल रहे थे, तो पंजाब का, पूरे हिंदुस्तान का जो कारोबार था वो चलता था हमारे जम्मू कश्मीर के साथ। वो आता था वाया पंजाब। तो वहां चूंकि वो रास्ता खत्म हो गया तो एक नया रास्ता अडाप्ट किया गया, गुलेर, कांगड़ा, नूरपुर, बसोली से होते हुए ट्रेड रूट निकला। इस ट्रेड रूट से पूरा जम्मू कश्मीर का जो वो हुआ करता था, ये सारा का सारा ट्रेड इसी से हुआ करता था। और आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि आज जो टोल प्लाजा हम देख रहे हैं, सबसे पहले राजा अमृतपाल ने टोल प्लाजा जो था वो बसोली में बनाया। तो जितनी भी मर्चेंडाइज जो आती थी उसके ऊपर लेवी करते थे टैक्स। और उस दिनों बसोली का जो डोगर स्टेट 22 थी, उनमें सबसे भी धनाढ़, अमीर, सुख शांति से भरी हुई
और हर बेबब से सुख से भरी हुई थी, इसका कोई मुकाबला नहीं था और सबसे ज्यादा थी। तो उन दिनों इसके साथ एक और बात चलती है, लेकिन वो बात बड़ी दूर जाएगी। इनके पास काम करने वाले एक पंडित जी थे, वो बिलावर से थे, तो उनकी कभी होगा तो मैं आपसे चर्चा करूंगा। बिल्कुल। तो अमृतपाल जी के बाद उनका बेटा आया विजयपाल। विजयपाल बहुत चैरिटेबल था। उन्होंने अपने मौके में 700-800 फैमिली जो थी वो बाहर से जहां बसोली में मंगवाई, उनका उन्होंने स्थापन किया, रिहेबिलिटेट किया और उन्होंने जहां आकर पश्मीना का काम शुरू कर दिया। आज भी हमारा एक मोहल्ला है जिसका नाम है कश्मीरपुरा। अच्छा। कश्मीरपुरा अभी भी नाम है, आजकल बच्चे तो भूल गए हैं, कश्मीरपुरा नाम है। तो उसके बाद उनका भाई दूसरा आया महेंद्रपाल। तो उन्होंने यही काम किया कि पहले उन्होंने एक्सटेंड किया महलों को, क्योंकि ये महल पहले ही सेंट्रली एयर कंडीशन थे। तो उसके बीच उन्होंने रंग महल, शीश महल और नक्शनगारी वगैरह करवा दी। बड़ी मजे की बात ये हुआ करती थी कि हमारे कुछ जो महल थे, पता नहीं किस राजा की गलती थी, वो कुछ उनके ऊपर श्राप युक्त थे। वो छोटे छोटे राजाओं की जो थी बालावस्था में उनकी मृत्यु हो जाया करते थे। तो राजा महेंद्र विजयपाल जी के बेटे थे, पिताजी थे, वो भी जब लाहौर में जाते थे वहां सिख दरबार में रंजीत सिंह जी के मौके में, तो जब वो वापस आए थे वो अमृतसर में उनका इंतकाल हो गया। उसी तरीके से महेंद्रपाल के पिताजी भूपेंद्र पाल वो सबसे ताकतवर राजा हुआ करते थे। उन्हीं के मौके में बसोली का 4000 जो सिपाही था, राजा रंजीत सिंह जी के दरबार में उसको कहते थे 4000। वो उनके अंगरक्षक का और उनके कमांडो का काम करते थे, और बसोली के जितने थे वो सिपाही वो वहां काम करते थे। वो भी जब वापस आए उनको एक ड्यूटी दी थी कि तुमने मियां डिडो को मारना है, क्योंकि यही एक काबिल आदमी था। मियां डिडो जो था वो सिख जो उनके जो ऑफिसर थे उनको तंग करता था। उसने सुपारी ले ली। जब वो वापस आए उन्होंने कहा मैं बसोली जाकर अपने गनमैन ले जाऊंगा, लेकिन वो बसोली तक नहीं पहुंच सका। उसका भी इंतकाल कहां हो गया? अमृतसर में हो गया, उसी स्थान के। उसकी घरवाली थी, उसकी दादी थी किश्तवाड़ी। तो चूंकि जब भूपेंद्र पाल की डेथ हुई तो जो उसकी घरवाली थी उसका पेट में बच्चा था। अब किश्तवाड़ी रानी कहती है कि मैं अब इस शाप युक्त जो महल है इसके बीच में अपने बच्चे का अपनी बहू का प्रसव नहीं करवाऊंगी। तो उन्होंने अपनी उस अपनी पुत्र बहू को वो जहां से दूर 4 किलोमीटर दूर रहन जो पिंड है वहां उसको शिफ्ट किया, जब तक कि वो बच्चा पैदा ना हो। और वो जब बच्चा पैदा हुआ उसका नाम था राजा कल्याणपाल। राजा कल्याणपाल सबसे वीक, सबसे कमजोर और जिसको रोग युक्त था। तो जब वो रानी किश्तवाड़ी वहां थी तो महलों के बीच अफरा तफरी पड़ गई। चूंकि उसका घर वाला भूपेंद्र पाल मर गया था, अब उसकी एक विधवा थी और उसकी एक मां थी। तो जहां काफी लूट खसूट हुई, काफी माल खजाना जो था वो जहां से चला गया। रानी किश्तवाड़ी जब वापस आई तो उन्होंने देखा खजाना खाली हो रहा था। वहां उसका देवर, उसका नाम था लाजा मियां। लाजा मियां वाज द चीफ मिनिस्टर ऑफ दिस किंगडम। तो वो पूरा हिसाब किताब रखता था। वो जो लोग थे जो खजाना को खाली करने वाले थे उनको वो मियां, लाजा मियां एक आंख नहीं मारता था। उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरीके से इसको बाहर किया जाए। तो उन्होंने काफी षड्यंत्र किए। रानी किश्तवाड़ी को कहा कि इसकी आंख तुम्हारे छोटे ये जो पोता है इसके ऊपर है, इसका कत्ल करवाएगा। तो वो फिर वहां से सिख दरबार से उनको हुक्म आया। लाजा मियां को उन्होंने एक जिसको कहते हैं उसको अटॉर्नी, ऑर्डर ऑफ अटॉर्नी दिया कि जब तक ये व्यस्क नहीं हो जाता तब तक तू इसका देखभाल करेगा। क्योंकि आपको पता है कि शक जो है वो खत्म कर देते हैं। तो उन्होंने प्रेशर बनाया। उन्होंने कहा कि किसी न किसी तरीके से लाजा मियां को निकाल दो। तो लाजा मियां एक ऐसा आदमी था, ये जो आजकल आपको रामलीला ग्राउंड दिखाई देता है, इसके बीच वो दरबार लगाता था। अच्छा। और जब उसने एक बार दरबार लगाया हुआ था
तो पीछे से रानी के कहने पे और चापलूसों के कहने पे उन्होंने उसके असॉल्ट कर दिया। असॉल्ट करने के बाद क्या हुआ कि बच गया वो। फिर उन्होंने कहा कि इसको अब निकालना ही है। देन उन्होंने एक कॉन्स्पिरेसी की। उनका एक जो दोस्त था वो था पुरोहित। तो उन्होंने पुरोहित को बुलाया। उन्होंने कहा कि यार किसी न किसी तरीके से लाजा मियां को यहां लिया। तो उसने कहा ठीक है, उसको क्या पता था क्या उसका षड्यंत्र है। जब वो लाजा मियां के महल के पास गया, उनका महल जहां से एक सेरी मल्ला है वहां उसका महल हुआ करता था। तो ज्यों उसने लाजा मियां ने देखा कि उसका एक दोस्त उसके द्वारे पे आया, उसने कैसे आए। उन्होंने कहा कि रानी जो महारानी है उन्होंने आपको याद किया, कोई राजकाज की बातें हैं, तो प्लीज जैसे हो चलो। तो उसने वो तलवार देखना, उसने तलवार वगैरह रहने दे, रानी के पास जाना है। उसने तलवार और उसका भाई भी साथ चला और जी वो अंदर जाने लगा, जाकर उसको खत्म कर दिया गया। और कई दिन तक उसकी लाश जो नीचे, उसका भाई भी वहां जब सिख दरबार में बात पहुंची उस वक्त तो लाजा मियां मर चुका था, लेकिन उसका जो भाई था उसको बचा लिया गया। बात यूं है कि ये हमारा राजा कल्याणपाल जो था जब तक बड़ा नहीं हुआ तो ये काफी जगह इनका पालन पोषण हुआ। तो पालन पोषण होने के बाद क्या हुआ कि सिख दरबार में जाते थे, वो कहते इसको दे दो। उन्होंने कहा कोई बात नहीं। रानी किश्तवाड़ी उसकी दादी और इसकी मां को उन्होंने वो लगा दिया, पेंशन लगा दी, उसका सारा खर्चा जाता वो करते थे। इसी बीच में 1846 में एक अमृतसर पैक्ट हुआ बिटवीन ईस्ट इंडिया कंपनी, सिख दरबार एंड महाराजा गुलाब सिंह। महाराजा गुलाब सिंह को कहा, उन्होंने कहा कि आपको हम एक स्वायत्त एक राजा घोषित करते हैं, आपको हम ये जम्मू कश्मीर आपको दे देते हैं। उसके साथ बसोली को भी अलहदा किया गया और एक हुक्म दिया गया कि बसोली वाले जो हैं, जो जितना लगान है वो महाराजा गुलाब सिंह के खजाने में डाले, बगैर दीगर अदरवाइज उनके ऊपर कोई ज़ाब्ता कार्रवाई की जाएगी। तो वहां के जो प्राइम मिनिस्टर थे उनको इंचार्ज बनाया गया, जो लाहौर के, उनको बसोली का भी जिम्मा दिया और उन्होंने एक जहां थानेदार जिसका नाम था गंडा सिंह, उसको उन्होंने तकर्रर किया। काम चलता रहा। तो बसोली 1846 में ही ये एक ऐसी रियासत थी जो जम्मू कश्मीर के साथ आ गई। और जब ये इसका जो उद्गम जो इसका कहते हैं ना विलेज जम्मू कश्मीर में हुआ, उस वक्त इसके 74 विलेजेस थे। अच्छा, बहुत ही मशहूर थी, सबसे बड़ी रियासत थी। और फिर उन्होंने कुछ इसके अपने बिलावर साइड के खून, अपना रामनगर के इलाके लगाकर बिलावर, रामकोट, सारे इलाके मिलाकर इसके 174 गांव हो गए। और उसके बाद इसको एक तहसील का दर्जा भी दिया गया। आज भी तहसील, हाँ आज भी, लेकिन वहां से लेकर आज तक 150 साल हो गया तहसील की तहसील है। और हमारे जो महल हैं वो पूरे एशिया में एक, जिसको कहते हैं ईस्ट इंडिया में एक बंडर कहते थे, एक अजूबा था। क्योंकि वीटी बिग ने जब 1839 में बसोली से, एक रेजिडेंट ऑफिसर था, फ्रेंच ट्रैवलर था, तो जब भी जाता था बसोली से जाता था, तो उसने जब महल देखे तो उसने देखा कि इसकी जो मीनारे हैं, इसकी जो पैरापेट्स हैं, इसके जो दरवाजे हैं, ये तो मेरे हाइडलबर्ग से मिलते जुलते हैं और हाइडलबर्ग से भी अच्छे हैं। तो उसने कहा दिस इज अ वंडर ऑफ। तो इन सभी बातों का विवरण मैंने अपनी इस किताब में दिया हुआ है। तो बाकी कहने को तो हमारी हिस्ट्री बहुत ज्यादा है, बिल्कुल, लेकिन ये समय के साथ साथ विलुप्त होती गई। मैंने कोशिश की कि इसको दोबारा पता नहीं गलत है क्या है, इसका दौरमदार आपकी दी हुई जो रिएक्शंस हैं, फीडबैक है, उसके ऊपर दौरमदार करती है। तो मैंने कोशिश की कि गागर में सागर में रह जाए, लेकिन भी मैंने बहुत सी बातें जो हमें रह गई हैं, उसके लिए मैं आपका क्षमा याचना हूँ। एक छोटा सा प्रश्न है, शॉर्ट में मैं चाहूंगा आपसे पूछना कि नई पीढ़ी के लिए अपना इतिहास जानना कितना जरूरी है, क्योंकि अगली जो पीढ़ी है वो सब डिजिटल मोड पे, इसमें भी हम देखते हैं कितना जरूरी है अपने इतिहास को जानना। देखिए, मेरे शुरू में अबाउट द बुक बट प्रॉम्प्टेड मी टू राइट द बुक,
उसमें मैंने शुरू में लिखा है कि आजकल हर बच्चा कैरियरिस्ट है और हर माँ बाप जो है वो ओवर एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। हर बच्चा कहता है मैं आईएएस बनूं, डीसी बनूं, डॉक्टर बनूं, इंजीनियर बनूं। तो हर माँ बाप कहते हैं कि मेरा बच्चा आगे चले, लेकिन कोई इस बात के ऊपर बल नहीं देता कि इनको अपनी हिस्ट्री के बारे में पता होना चाहिए। बड़ी बार देखते हैं गाँव का इतिहास भी पता नहीं होता, जहाँ रह रहे नहीं पता होता। तो एक बड़े मजे की बात है कि जब हम लोगों को पूछते हैं, अगर मैं दावे के साथ कह सकता हूं, अगर आप किसी डोगरा युवा को पूछेंगे कि बताइए डॉक्टर करण सिंह कौन है, उनके पिताजी का क्या नाम है, कोई नहीं बता सकेगा। हरि सिंह जी के बाद तो कोई नहीं बता सकता उनके पहले कौन था। और ये हमें एक उनके ऊपर दिया आती है कि अपने ही देश में, अपने स्टेट में रहकर वो एक जिसको एलियन कहते हैं ना, दूसरे ग्रह से आए हुए लोगों के बराबर हैं। और जो लोग अपनी हिस्ट्री और ज्योग्राफी को भूल जाते हैं, उनका अस्तित्व एक न एक दिन खत्म हो जाता है। नहीं, ये जो इसका कारण मुझे लगता है एजुकेशन सिस्टम जो हमारी पिछले 70-80 सालों में रही है, उसका भी एक बड़ा कारण है, क्योंकि पढ़ाया ही नहीं गया हमारा इतिहास। तो कहीं ना कहीं अब धीरे धीरे वो शुरुआत हो रही है। बात जो है कि कहते हैं कि किसी देश को बदलना हो, उसका वेशभूषा और भोजन को बदल दीजिए। तो ये पूरा प्रयास हुआ कि हिंदुस्तान का, उसमें बसोली भी आती है, इनकी भाषा बदल दो, वेशभूषा बदल दो और भोजन को बदल दो, उसकी पद्धति को बदल दो, तो अपने आप ये लोग जो होंगे अपने घर में रहकर एलियन होंगे, ऐसे जैसे कि दूसरे ग्रह से आए हुए। अंग्रेजों ने तो बड़ी कोशिश की थी, लॉर्ड मेघालय ने, कि एजुकेशन सिस्टम बदला, लेकिन आज फिर से मैंने एक लेख लिखा है, आपको कहूंगा कि उसमें वो डालना। तो मैंने लिखा कि लॉर्ड मेघालय इज द फाउंडर एंड डिस्ट्रॉयर ऑफ एजुकेशन सिस्टम एंड वैल्यूज। मेरा एक लेख है अच्छा कि लॉर्ड मेघालय ने दिया आपको भारतीय दंड संहिता। आज तक कोई माई का लाल उस दंड संहिता को तब्दील नहीं कर सका। वही 102, वही 302, वही 107, वही 264, यहां भी और पाकिस्तान में भी। जहां है वो है भारतीय दंड संहिता, वहां है वो पाकिस्तान दंड संहिता। पाकिस्तान पैनल कोड, जहां इंडियन पैनल कोड। और शिक्षा तो वो दी गई कि जो शरीर में अब हिंदुस्तानी हो, लेकिन लहूर में वो इंग्लिस्तानी हो, ताकि उनकी मंशा थी कि हिंदुस्तानी को क्लर्क के ऊपर उपाधि ना दी जाए। अब तो न्यू एजुकेशन पॉलिसी आ गई है। हाँ, अब हम बड़े आशावान हैं कि 1986 की जो राजीव गांधी ने एनपीई शिक्षा नीति दी थी, वो भी अच्छी थी। अब उसके ऊपर सोने पे सुहागा ये हो गया कि जो नई राष्ट्रीय नीति जो इसकी एजुकेशन की है, जो अब 2020 में दी गई थी, वो भी इट विल गो ए लॉन्ग वे इन जस्ट फ्रेमिंग द सोसाइटी, इनकलकेटिंग द वैल्यूज, ethical values, moral values among the younger generation. I am very hopeful. चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आपने समय दिया। और वास्तव में मैं कहूँ कि मैंने भी एक पहला इंटरव्यू किया है कि कोई व्यक्ति है जो अपने गांव, अपनी तहसील के लिए, अपने समाज के लिए निरंतर कैसे इतिहास को वापिस लाना, और कैसे एक पुस्तक के माध्यम के साथ साथ डिजिटली भी जो है आप लोग लगातार जितने भी मीडिया वाले आते हैं सबको पहुंचाते हैं, ताकि अगली जो पीढ़ी है वो भी अच्छे से जाने। तो जितने दर्शक जुड़े हैं, हो सकता है कम हो ज्यादा हो, लेकिन सच्चाई और वास्तविकता यह है कि बसोली के अंदर महोत्सव चल रहा है, लेकिन बसोली का इतिहास भी लोगों तक पहुंचे, बसोली की पहचान और ज्यादा बढ़े, तो वो इतिहास जानना भी बहुत जरूरी है। और शिव जी ने जो काफी विस्तार पूर्वक जो है आपको एक एक स्टेप जो है इतने अच्छे से बताया और समझाया कि आखिर कैसे बसोली के जो निर्माता थे और आज वर्तमान समय में कैसे जो है एक फिर से कोशिश की जा रही है कि कैसे इसको जीवित किया जाए और समाज के अंदर फिर से जो है बसोली की एक नई पहचान बन सके। एक बार फिर से बहुत बहुत शुक्रिया, सभी दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया। आप देखकर ये जेके फैक्ट वीडियो जर्नलिस्ट जसविंदर के साथ। लो जो